हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया एईजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 3, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर का हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे आपके पास सेकेंड पार्ट की। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं बात करता हूं टेंशन मेंबर की, तो टेंशन मेंबर में जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है वो आपका इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आपके टेंशन मेंबर की, जो टेंशन मेंबर में जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं उनका बेस्ड होता है आपके पास नेट एरिया। यानी कि नेट एरिया के आधार पे ही हम उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि किसकी सर, आपके टेंशन मेंबर की। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्टील प्लेट इज 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक। तो यहाँ पे लिखेगा कि थिकनेस की बात की गई है वहां पर और आपकी विड्थ की बात की गई है। तो विड्थ कितनी दे दी है सर, मेरे पास यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दे दी गई है। और अगर मैं बात करता हूँ थिकनेस की, डी मेरे पास यानी कि 10 mm दे दी गई है। 10 mm को अगर मैं सेंटीमीटर बनाना चाहूँ तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला गया है, इफ द डायामीटर ऑफ बोल्ट होल इज 15 mm, और डायामीटर ऑफ बोल्ट होल दे दिया है, यानी कि बोल्ट होल मतलब डी नॉट आपके पास दे दिया गया। डी नॉट कितना दे दिया है सर, मेरे पास 15 mm दे दिया है। तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में बताऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज, आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर नेट एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं आपको नेट एरिया का फॉर्मूला बताऊं तो नेट एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, इफेक्टिव एरिया, बिल्कुल सही सर, इफेक्टिव एरिया हो जाएगा आपके पास, सॉरी इफेक्टिव एरिया नहीं होगा, इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा। इफेक्टिव विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द मेंबर हो जाएगा आपके पास, थिकनेस ऑफ द मेंबर हो जाएगा। कुछ इसी तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर आपके पास इफेक्टिव विड्थ की, तो आज जो आपके पास प्लेट है वो किससे अफेक्टेड है सर, आपके बोल्ट से अफेक्टेड है। तो जब बोल्ट से अफेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपके पास डाया ऑफ बोल्ट भी होगा। बट उसने दिया नहीं है आपके पास, उसने क्या दिया है, उसने दिया आपके पास बोल्ट होल, यानी कि उस होल का डाया जिसके अंदर आप अपने बोल्ट को क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, यानी कि आपके पास डी नॉट दिया गया है। तो इस कंडीशंस में आपको होल डाया नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया गया है। तो यहां से जब मैं इफेक्टिव विड्थ का जब फॉर्मूला बताऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास ए नेट इज इक्वल टू, इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा बी माइनस नंबर ऑफ होल कितने हैं या नंबर ऑफ बोल्ट बता सकते हो आप, इनटू डी। डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी नॉट। डी नॉट मतलब होल डाया को मल्टीप्लाई कर देता हूं कर सर थिकनेस है। क्लियर है। तो सारे के सारे डायमेंशंस अब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो देखते हैं बी कितना दिया गया है आपके पास सर, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 25 देखिएगा, नंबर ऑफ बोल्ट देखिएगा, जब उसने मेंशन ही नहीं किया गया है तो इसका मतलब आपके पास 1 इंटू डी नॉट, डी नॉट आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको किससे, थिकनेस है, और थिकनेस कितनी है सर आपके पास 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो मेरे पास ए नेट निकल के आ जाएगा वो किस में निकल के आ जाएगा सर, सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा 25 माइनस 1.5, 25 माइनस 1.5 करेंगे तो आपके पास 23.5 आएगा। और 23.5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मेरे पास सर 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। क्लियर है। तो यहां से मेरा जो फाइनल आंसर बनना चाहिए था वो बन चुका है आपके पास क्या, 23.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा कौन से ऑप्शंस में है सर, आपके पास सी ऑप्शंस में है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपकी प्लेट होल से अफेक्टेड है सर, क्या उसने होल डाया बोला है या आपके पास बोल्ट डाया बोला है। तो उसने सर होल डाया बोला है। जब होल डाया बोल दिया है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ सिंपल बोल्ट का डाया बोलता तो आपको उसके रिस्पेक्ट में होल डाया निकालना था। और ये आप सभी जानते हैं कि जब हम किसकी बात करते हैं, बोल्ट की बात करते हैं, किसकी सर, बोल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे +1 mm की क्लियरेंस दी जाती है, +2 mm की क्लियरेंस दी जाती है और +3 mm की क्लियरेंस दी जाती है। कुछ इसी तरह से मैंने आपको बताया था। यस सर, ये भी बताया था सर 1 mm कब, जब आपके पास बोल्ट का डाया 12 से 14 mm के बीच में हो। और सर 2 mm कब, जब सर 16 से आपके पास 24 mm तक हो। क्लियर है। और 3 कब देंगे, जब सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 mm हो।
क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो दिए गए हैं आपके पास, ये क्या है आपके पास, बोल्ट डाया, ठीक है, बोल्ट डाया। तो आज तो उसने पहले से ही कैलकुलेट करके दिया है आपको डी नॉट, जो आपने कैलकुलेट कर दिया है, और उसके रिस्पेक्ट में जो मेरा ए नेट आया वो 23.5 सेंटीमीटर आया। देखिएगा ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का अगर आप पेपर उठाओगे ना तो इस तरह का एक कॉमन सा सवाल आपको देखने को मिलेगा, और इसी सेशंस में भी आपको 6 से 7 सवाल बिल्कुल इसी टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियली टेंशन इज जनरली इज केप्ट लेस देन इफ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन। देखिएगा हम बात कर रहे हैं किसकी, अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, यानी कि सिग्मा 80 की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा जब हम सिग्मा 80 की बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिख देता हूं मैं, किसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में आपके पास सर चैनल सेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चैनल सेक्शन हो सकते हैं आपके पास। चैनल सेक्शंस के अलावा सर हमारे पास एंगल सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, एंगल सेक्शन हो सकते हैं। एंगल सेक्शन के अलावा टी सेक्शन हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास बीम सेक्शन हो सकता है, ठीक है, बीम हो सकता है, या मैं आई सेक्शन हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या है, एक तरह के एक फास्टनर आ गए हैं, सेक्शंस आ गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले डाया की, आपके पास की जो डाया ऑफ बार रहेगा, क्लियर है, डाया ऑफ जो बार रहेगा वो सर आपके पास अप टू 20 mm भी हो सकता है। क्लियर है, ये एक ही पार्ट्स के अंदर हमने क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है, ये वाला, ठीक है, इन सभी के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास जो डाया बार होगा, अगर सर मेरे पास अप टू क्या हो, 20 mm तक हो, और सर 20 से 40 mm के बीच में हो, और सर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 40 mm हो। क्लियर है। तो यहाँ पे तो इसने बोला है कि अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट एज लेस इफ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन, जब थिकनेस ऑफ मेंबर क्या हो आपके पास, 10 mm हो, 12 mm हो, 15 mm हो, 20 mm, तो देखिएगा 40 mm तक जा सकता है। बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 हो सकता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो सिग्मा 80 की जो वैल्यू आएगी, अगर तो आपका डाया कितना है सर, 120, सॉरी डाया 20 mm तक है, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी सर आपके पास कितनी सर, इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशंस में रहेगी 150 मेगा पास्कल। क्लियर है। और अगर सर 20 से 40 के बीच में डाया है तो कितनी रहेगी सर, 144 मेगा पास्कल। और अगर सर 40 है और 40 से बड़ा है तो उस कंडीशन में 138 मेगा पास्कल रहेगी। तो यही कंडीशंस है आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन क्या होगी, 20 mm होगा। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि व्हेन ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी आर एक्सपोज टू वेदर, ये लाइन आप अंडरलाइन कीजिएगा कि टी हमारे पास थिकनेस, और वो थिकनेस ऑफ प्लेट कैसी है सर आपके पास, एक्सपोज टू वेदर है। टेकिंग रिविट्स आर प्रोवाइडेड एट ए पिच लाइन नॉट एक्सीडिंग, आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस करवाया था, हमने डिस्कस किसका किया था सर, पी मिनिमम। तो पी मिनिमम क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया, यानी कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए। उसी तरह से मैंने यहाँ पर पी मैक्स की बात की थी, और पी मैक्स मैंने आपको टेंशन में बताया था नॉर्मल कंडीशंस में सर वो मिनिमम होता है सर किसका, सर 16T, और सर हमारे पास 200 mm। क्लियर है। और उसी तरह से जब हमने बात किया था सर आपके पास पी मैक्स की, तो ये था सर कंप्रेशन के केस में कितना था सर, मिनिमम था सर किस किस का, 16T की जगह सर यहाँ पे 12T, और यहाँ पर 200 mm। क्लियर है, बिल्कुल सही। ये तो सर नॉर्मल कंडीशन थी। बट जब हमारे पास रिविट कैसा हो सर, स्टैगर्ड रिविट हो, इन केस ऑफ स्टैगर्ड रिविट, तो अगर हम बात करते हैं पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इन केस ऑफ स्टैगर्ड रिविट, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन केस ऑफ स्टैगर्ड रिविट, स्टैगर्ड क्या हो सकते हैं आपके सर, रिविट भी हो सकते हैं, और सर हमारे पास बोल्ट भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या कंडीशंस रखनी है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि पी मैक्स जो रहेगा मेरे पास किस केस में, टेंशन के केस में, और जो पी मैक्स जो रहेगा मेरे पास सर किस कंप्रेशन के केस में, दोनों ही कंडीशंस पे बता देता हूं। तो सर ये मिनिमम था मेरे पास कितना सर, ये था आपके पास 24T, और आपके पास 300 mm। क्लियर है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सर ये मिनिमम था सर किसका, 24 की जगह यहाँ पर सर आपके पास 16T, और यहाँ पर सर आपके पास 300 mm।
क्लियर है, स्टैगर्ड के केस में। और वहीं पे हमने बात की थी आपके पास पी मैक्स किसकी सर, स्टैक की भी मैंने बताई थी आपको। तो स्टैक के केस में आपके पास कितना, स्टैक को मैं एस लिख रहा हूं, तो यहाँ पे सर 10 टी था हमारे पास। क्लियर है, टी क्या हमारे पास, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है। क्लियर है, बिल्कुल से। बट आज क्या बोला गया है कि व्हेन प्लेट थिकनेस आर टी आर एक्सपोज टू वेदर। अब हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ टैक रिविटिंग। ये आपको तीनों हुए हैं, यहाँ पे आपका ये फोर्थ हो गया है, ये आपके पास फिफ्थ हो गया है, और ये हमारे पास सिक्स्थ हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ टैक रिविटिंग। टैक रिविटिंग, अब जो टैक रिविटिंग भी हो सकता है और आपके पास टैक बोल्टिंग भी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास इन जर्नल है। तो इस कंडीशंस में मेरे पास जो पी मैक्स रहेगा, पी मैक्स रहेगा टेंशन के केस में वो क्या रहेगा सर, मिनिमम रहेगा। मिनिमम किसका सर, 32 टी और आपके पास 300 का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि यही से सवाल बनते हैं और स्टूडेंट यहीं पे बार बार गलतियां करते हैं। क्लियर है, बट यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो आपके पास टी है, टी आपके पास थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, प्लेट आपकी एक्सपोज टू वेदर नहीं होती है। बट इफ प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर, एक नॉट पॉइंट डाल के लिखेगा, नॉट पॉइंट में है कि if plates are exposed to weather, plates are exposed to weather, exposed to weather, तो उस कंडीशंस में आपको क्या लेना है, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो P मैक्स हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा, सवाल ये है। तो उस कंडीशन में होगा सर मेरे पास मिनिमम कितना होगा सर 16T और सर मेरे पास 200 mm होगा। तो देखिएगा ये आपका पूरा का पूरा मैंने किस कंडीशंस में बताया, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया बताया। तो उसने बोला है कि प्लेट ऑफ थिकनेस टी आर एक्सपोज टू वेदर, टैकिंग रिविट्स आर प्रोवाइडेड एट ए पिच लाइन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर, यानी कि मिनिमम होना चाहिए किसका 620 और 200। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टेंसाइल द स्टील एंगल टेंशन मेंबर मे नॉट फेल ड्यू टू, किसकी बात की जा रही है आपके पास, स्टील एंगल सेक्शन की बात की जा रही है। तो चाहे आपका एंगल सेक्शन हो चाहे आपका आई सेक्शन हो, तो उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, एज ए टेंशन मेंबर में कर सकते हैं। अब जो आपका टेंशन मेंबर जो फेल हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। टेंशन मेंबर, ये आप लिखिएगा, टेंशन मेंबर्स आर फेल या फेलियर ड्यू टू, किसके कारण हो सकता है, ड्यू टू हो सकता है ग्रॉस सेक्शन ऑफ यील्डिंग के कारण हो सकता है। फर्स्ट, ग्रॉस सेक्शन ऑफ यील्डिंग के कारण हो सकता है, बिल्कुल सर, यील्डिंग के कारण हो सकता है। और दूसरा सर ब्लॉक शेयर फेलियर के कारण हो सकता है, ब्लॉक शेयर फेलियर के कारण हो सकता है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं सर आपका वो नेट सेक्शन रप्चर के कारण हो सकता है, नेट सेक्शन रप्चर के कारण हो सकता है। ठीक है, इन तीनों की वजह से क्या हो सकता है सर, हमारा टेंशन मेंबर फेल हो सकता है, ग्रॉस यील्डिंग, ठीक है, ब्लॉक शेयर, और तीसरा आ गया सर आपका नेट सेक्शन रप्चर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन भी सर है, इसके रिगार्डिंग भी फेलियर आते हैं सर, दूसरे के रिगार्डिंग भी फेलियर आते हैं, नेट सेक्शंस के रिगार्डिंग भी फेलियर आते हैं। तो एक ऑप्शन बचता है जो यहाँ पे रॉन्ग है, तो है सर आपका लोकल बकलिंग। उसने बताया था कि नॉट फेल किसके कारण फेल नहीं होता सर, इसके कारण नहीं होता, लोकल बकलिंग के कारण नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, देखिएगा एक स्ट्रक्चर मेंबर की बात किया जा रहा है जिसके अंदर कौन सी फोर्स आ रही है, टेंसाइल फोर्स आ रही है, इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज जनरली नोन एज, तो उसको क्या बोला जाएगा सर, उसको आपके पास एज ए टेंशन मेंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, उसको एज ए टेंशन मेंबर बोला जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं टेंशन मेंबर को हम एज ए टाई मेंबर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टाई मेंबर। तो अगर आपसे टेंशन मेंबर बोला या टाई मेंबर बोला तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं और सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स होते हैं।
क्लियर है? तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। टेंशन मेंबर इज आल्सो नोन एज टाई मेंबर। तो बोला है जनरली नोन एज टाई, उसको टाई भी बोल सकते हैं, एज ए टाई मेंबर भी बोल सकते हैं, एज ए टेंशन मेंबर भी बोल सकते हैं। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे भाई, कि एग्जाम्पल बताइएगा कि टेंशन मेंबर के। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं टेंशन मेंबर में, एक तो टाई, टाई इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ टेंशन मेंबर। टाई तो एक खुद ही टेंशन मेंबर है, पर टाई हो सकता है, आपके पास केबल हो सकता है, आपके पास बार हो सकता है, आपके पास रोड हो सकती है। ठीक है, टाई हो गया, केबल हो गया, बार हो गया, आपके पास रोड हो गया, आपके पास एक्सेट्रा। ठीक है, तो टाई भी है, टाई टेंशन मेंबर है, केबल इस टेंशन कैरी करता है, बार भी टेंशन को कैरी करता है, और रोड भी आपकी टेंशन को कैरी करता है। तो ये आपको वेरियस मैंने क्या बता दिया है, एग्जांपल बता दिया है, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है, टाई भी हो सकता है, केबल भी सर, बार, रोड और एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो तो डी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ A1 इज द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कनेक्टेड लेग एंड A2 इज द ग्रॉस सेक्शनल एरिया इज अनकनेक्टेड लेग। देखिएगा एरिया A1 और एरिया A2 दे दिया। एरिया A1 है आपके पास एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, और A2 है आपके पास एरिया ऑफ अनकनेक्टेड लेग जो आपकी कनेक्ट नहीं है। द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ सिंगल एंगल इज गिवन बाय, जहां पे उसने क्या निकाल दिया आपके पास, ए नेट फाइंड आउट कर दिया है, यानी कि आपके पास नेट इफेक्टिव एरिया ए नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A1 प्लस के टाइम्स A2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सारे फंडामेंटल क्लियर हुए। A2 क्या है सर, आउटस्टैंडिंग, A2 है आपके पास अनकनेक्टेड लेग, और A1 है आपके पास कनेक्टेड लेग का एरिया। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसने बोला है कि एक सिंगल एंगल इज गिवन बाय, केस फर्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट केस आ रहा है कि सिंगल एंगल कनेक्टेड इज 1 लेग। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंडीशंस 1 लिखना है कि सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल, सिंगल एंगल कनेक्टेड, सिंगल एंगल कनेक्टेड विद सिंगल लेग, सिंगल लेग। ठीक है, ये वाला कंडीशन है, और इसको आप हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो इस कंडीशन में मैं के की वैल्यू बताता हूं, 3 टाइम्स A1 बाई A1 प्लस A2 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स। क्लियर है, तो इसका ही पूछा है, तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 टाइम्स A1 बाई 3 टाइम्स A1 प्लस A2 हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ है। केस नंबर सेकंड भी देख लेते हैं यहाँ पर। केस नंबर सेकंड ये भी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर सेकंड क्या है कि पेयर ऑफ एंगल ऑफ बैक टू बैक, कि जब क्या हमारे पास सर, पेयर ऑफ एंगल, एंगल बैक टू बैक, बैक टू बैक एंड गसट प्लेट कनेक्टेड इज सेम साइड, और आपके पास एंड गसट प्लेट, एंड गसट प्लेट इज कनेक्टेड, कनेक्टेड सेम साइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने अगर स्टैंडर्ड आपको याद रखना है शॉर्टकट में, तो पेयर ऑफ एंगल बैक टू बैक एंड गसेट प्लेट कनेक्टेड इज सेम साइड। तो इस कंडीशंस में मेरे पास जो के हो जाएगा वो आपके पास 5 टाइम्स A1 बाई 5 टाइम्स A1 प्लस A2 हो जाएगा। क्लियर है, A1 क्या है आपके पास, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग है, और A2 क्या है, एरिया ऑफ अनकनेक्टेड लेग है डियर। तो यहाँ पे तो आपसे सिर्फ क्या पूछा गया था, यहाँ पूछा था सिंगल एंगल कनेक्टेड सिंगल लेग। तो आपका आंसर हो गया सर 3 टाइम्स A1 बाई 3 टाइम्स A1 प्लस A2 है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पूछ ले हो, पेयर ऑफ एंगल पूछ ले बैक टू बैक, तो उस कंडीशंस में आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स A1 बाई 5 टाइम्स A1 प्लस A2 हो जाएगी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपके पास क्या दिया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस दिया है और उनकी परमिसिबल स्ट्रेस की बात करना है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में देखिएगा हम सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, और सेकंड कॉलम क्या आएगा आपके साथ, परमिसिबल स्ट्रेसेस का, परमिसिबल स्ट्रेस का। देखिएगा सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर इसकी एक्सियली की। तो एक्सियली क्या हो सकता है सर आपका, सर टेंशन भी हो सकता है, और सर हमारे पास कंप्रेशन भी हो सकता है। क्लियर है, तो इस कंडीशंस में आपकी वैल्यू क्या रहेगी सर, इस कंडीशन में वैल्यू रहेगी हमारे पास 0.6
0.60 FY और यहाँ पे भी सर 0.60 FY। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 60% FY लिख सकता हूँ और इसको भी मैं लिखना चाहूँ तो 60% FY, यानी कि टेंशन और कंप्रेशन में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो देखिए उसने एक्सियल से रिलेटेड तो बात नहीं की है। सेकंड आता है सर आपके पास बेंडिंग। सेकंड क्या हो जाएगी सर मेरे पास, बेंडिंग हो जाएगी। अब जो बेंडिंग भी आएगी सर वो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, उस कंडीशंस में हम टेंशंस की भी बात करते हैं और सर हम कंप्रेशन की भी बात करते हैं। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने कंप्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगी सर 0.66 FY टेंशन में भी और 0.66 FY। अगर मैं लिखना चाहूं और ये हो जाएगा 66% FY और ये भी हो जाएगा सर 66% FY। तो देखिएगा बेंडिंग की तो उसने पूछी है, तो बेंडिंग की कितनी होगी सर 0.66 FY। तो बेंडिंग का लगा दीजिएगा A का 3। तो A का 3 आपके ऑप्शंस में दो में ही है, A और C में। तो दो ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। B एलिमिनेट हो गया सर और D एलिमिनेट हो गया है। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं बेयरिंग स्ट्रेसेस की। नेक्स्ट आ जाती है थर्ड, बेयरिंग स्ट्रेसेस। तो अगर मैं बेयरिंग स्ट्रेस की बात करता हूं तो बेयरिंग स्ट्रेस की कितनी रहती है सर आपके पास, ये रहती है 0.75 FY। इसका मतलब क्या हुआ 75% FY। तो क्या बेयरिंग स्ट्रेस दिया है, बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पे हो गया सर 4, यानी कि बी का 4 कहाँ पे आपके पास सर, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया है, बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी हो गया है। क्लियर है। डी देख लेते हैं अब हम, शेयर स्ट्रेस। चौथा क्या देख लेते हैं हम, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू देख लेते हैं। अब जो शेयर स्ट्रेस होता है वो आपके पास दो तरह के होते हैं सर, कौन कौन से जरा बताइएगा। एक होता है सर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स और दूसरा होता है सर एवरेज शेयर स्ट्रेस टाउ एवी। तो मैक्सिमम की कितनी हो जाएगी सर 0.45 FY। इसका मतलब क्या हुआ सर 45% FY हो जाएगा। उसी तरह से एवरेज की बात करते हैं तो 0.40 FY, इसका मतलब हुआ है 40% FY हो गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम पूछा और मैक्सिमम के लिए कितना आएगा सर आपके पास 0.45 आएगा। तो 0.45 आप जाइएगा सी का 2। तो सी का 2 आपका ऑप्शन सी के ही अंदर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा सर, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में जाना और सर उनकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू देखा। पहले हमने डिस्कस किया सर आपके पास एक्सियली की बात की, फिर उसके बाद हमने सर बेंडिंग को डिस्कस किया, फिर सर बेयरिंग स्ट्रेस के बारे में जाना और लास्ट में हमने सर शेयर स्ट्रेस के बारे में जाना। तो सारी की सारी वैल्यूज आपको इसी फॉर्मेट में क्या होनी चाहिए सर, याद होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, सपोजिंग द ड्रिल होल आर यूज्ड इन द नेट एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसने क्या पूछा आपसे, ए नेट पूछा है। क्या पूछा है, ए नेट। तो ए नेट क्या होता है हमारे पास सर, ये होता है सर इफेक्टिव विड्थ। इफेक्टिव विड्थ को हम मल्टीप्लाई करते हैं सर किससे सर, थिकनेस से। ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है सर, हमारे पास ए नेट निकल के आ जाता है। टेंशन मेंबर शॉन इन द फिगर। तो देखिएगा दिया गया है यहाँ पे आपके पास एक प्लेट है, उस प्लेट का क्या दे दिया गया है आपके पास, साइज भी दे दिया गया। तो जब प्लेट का साइज दे दिया गया है तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा एरिया, तो ये ग्रॉस एरिया होगा। बट यहाँ पे होल दिया गया है और इस होल में आपके पास क्या बोला गया, उसने बोला गया है कि क्या यूज किया गया है, M20 बोल्ट यूज किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे उसने बोला है कि M20 बोल्ट यूज किया गया है। ठीक है। तो M20 का मतलब क्या है, आपके पास डाया ऑफ बोल्ट दे दिया है। तो डाया ऑफ बोल्ट कितना हो गया सर आपके पास 20 mm हो गया है। क्लियर है। कुछ इसी तरह से कंडीशन बनी, डाया ऑफ बोल्ट कितना हो गया सर आपके पास 20 mm हो गया है। अब देखिए गया यहाँ पर बोल्ट ही बोला है, तो बोल्ट की अगर हम क्लियरेंस देखते हैं, अगर सर आपके पास 12 से 14 mm के बीच में हो तो यहाँ पे कितनी क्लियरेंस देंगे, +1 mm की क्लियरेंस देंगे। और अगर सर मेरे पास 16 से 24 mm तक हो तो वहां पे सर हम +2 mm की क्लियरेंस देंगे। और अगर सर मोर देन 24 mm हो या इक्वल तो हम सर 3 mm की क्लियरेंस देंगे। तो आज देखिएगा, आज आपके पास 20 mm है तो यहां से आप डी नॉट निकाल सकते हैं, डाया ऑफ बोल्ट होल प्लस आपके पास 2 mm। तो यहाँ पे कितना हो गया डाया सर आपके पास 20, तो 20 + 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 22 mm हो गया। अब देखिएगा बहुत सारी बुक्स में इसने क्या किया है, इसने रिवेट मतलब 1.5 का क्लियरेंस दिया है। कितने का क्लियरेंस दिया है सर, यहाँ पर 1.5 का क्लियरेंस दिया है। देखिएगा 1 पॉइंट, तो 1.5 का क्लियरेंस किसके इसमें आता है सर आपके पास,
देखिएगा यहीं पे लिख देते हैं कि ये जो क्लियरेंस है ये मेरे पास सर बोल्ट के है, ठीक है। और अगर मैं रिविट के क्लियरेंस देखना चाहता हूं तो रिविट के कितने होते हैं सर आपके पास 1.5 mm होता है और सर 2.0 mm होता है, ये दो क्लियरेंस दिए जाते हैं। तो उसने तो यहाँ पे बोल्ट किया गया है ना, जब बोल्ट दिया गया है यानी कि किसका यूज नहीं किया गया, रिविट का नहीं किया गया है। तो देखिएगा उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, ए नेट डी नॉट आ गया है बिल्कुल सही, तो ए नेट जो हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। अब देखिएगा विड्थ कितनी दी गई है हमारे पास, विड्थ दे दी गई आपकी, प्लेट का साइज दे दिया 100 इंटू 10 100, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 100 माइनस एन, नंबर ऑफ वोल्ट कितना है, होल एक ही है तो एक है, इंटू डी, डी कितना है सर आपके पास 22 इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी दे दी गई है सर हमारे पास 10 दे दी गई है। तो इसमें अगर मैं ए नेट निकालना चाहूं तो हो जाएगा सर 100 माइनस 22 इंटू 10 हो जाएगा, क्लियर है बिल्कुल। अब 100 में से हम क्या करेंगे 22 माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस किया हमने 22, 78 आया, 78 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 780 स्क्वायर mm आया, तो यहां से जो मेरा ए नेट आ जाएगा वो 780 mm स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर 750 समथिंग भी आ रहा होगा, उसका भी रीजन है हमने बोल्ट लिया है तो बोल्ट का क्लियरेंस लेंगे ना भाई, तो यहां से आप ये भी आंसर कैलकुलेट करके आ गया है। और यहाँ पे आपके पास प्लेट का साइज दे दिया गया था, प्लेट की विड्थ दे दी गई थी 100 mm और सर प्लेट की थिकनेस दे दी गई थी 10 mm और प्लेट आपके होल से अफेक्टेड था जिसमें बोल्ट का डाया 20 mm दे दिया था, हमने क्या किया होल डाया देखना था तो होल डाया हो गया आपके पास 22 mm का, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि केबल रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड बाय वर्च्यू ऑफ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं केबल, केबल भी क्या है हमारे पास एक प्रकार का टेंशन मेंबर भी है, क्या है सर टेंशन मेंबर है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल आपको बताए थे टेंशन मेंबर के लिए, फिर भी बता रहा हूं, केबल हो गया सर आपके पास, वायर हो गया आपके पास, बार हो गया आपके पास, रोड हो गया आपके पास, और अगर मैं रॉप की बात कर लेता हूं तो रॉप में भी क्या होता है आपका, देखा होगा आपके घरों पे जो जिस रस्सी पे आप कपड़े सुखाते हो ना तो उसमें भी क्या हो केबल की तरह वर्क करता है रोप, तो रोप में भी कौन सी फोर्स रजिस्ट की जाती है सर आपकी टेंशन फोर्स रजिस्ट की जाती है। तो ये सारे एग्जांपल आपको क्लियर होने चाहिए, केबल, वायर, बार, रोड, रोप एक्सेट्रा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपके पास इसका राइट आंसर, सर ई इज द राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द टर्म ऑफ ब्लॉक शेयर इज एसोसिएटेड विद, देखिएगा जो ब्लॉक शेयर के जो फेलियर रजिस्ट करता है वो किस में करता है सर आपके पास, स्टील टेंशन मेंबर में, यस बिल्कुल सही है, स्टील टेंशन मेंबर में करता है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई है सर, तो यहाँ पे ट्रू हो गया है। दूसरा बोला है स्टील कंप्रेशन मेंबर, नहीं सर फॉल्स हो गया है। आरसीसी कॉलम, नो सर फॉल्स हो गया है। आरसीसी पे टाइप फुटिंग, फॉल्स। तो ये किसके अंदर आता है ब्लॉक शेयर फेलियर, ये रजिस्ट करता है आपका टेंशन मेंबर, और टेंशन मेंबर में भी कौन से टेंशन मेंबर, अगर हम बात करते हैं सर आपके स्टील टेंशन मेंबर की, स्टील स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया सर स्टील। और यहाँ पे सर आरसीसी कॉलम भी बोला है, अब जो कॉलम है कॉलम के ऊपर कौन सी फोर्स रजिस्ट करती है सर आपके पास कंप्रेशन, उसी तरह से आरसीसी पेड टाइप फुटिंग, पेड टाइप फुटिंग में भी कौन सी करेगी सर कंप्रेशन फोर्स रजिस्ट कर पाती है। तो यहाँ पे भी सर हमारे पास क्या रहती है कंप्रेशन फोर्स रहती है, और अगर हम बात करते हैं सर आरसीसी कॉलम में तो यहाँ पे भी सर कंप्रेशन फोर्स रहती है आपके पास, और स्टील कंप्रेशन मेंबर तो है ही कंप्रेशन मेंबर, क्लियर है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ बेरिंग स्ट्रेस टू एवरेज स्ट्रेस। आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे रेशियो बताना है, और रेशियो भी किसका सर, बेरिंग स्ट्रेस का, बेरिंग स्ट्रेस सिग्मा बी आर बेरिंग स्ट्रेस का, और सर एवरेज शेयर स्ट्रेस का, और एवरेज शेयर स्ट्रेस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, टाउ ए वी को। तो बेरिंग स्ट्रेस जो होता है वो सभी जानते हैं सर कितना होता है सर 0.75 FY होता है, क्लियर है, बिल्कुल सही। और अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज शेयर स्ट्रेस में मैंने आपके पास दो तरह के शेयर स्ट्रेस बताए थे, एक होता है सर आपके पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और दूसरा होता है सर हमारे पास एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो एवरेज की वैल्यू कितनी ली जाती है सर 0.40 FY, तो FY से FY सर आपका कैंसिल हो गया है, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.40, तो यहां से कितना आ गया सर आपके पास, ये रेशियो जो हमारे पास आया 1.87
5 आ गया है। तो देखिएगा 1.87 आपका ऑप्शन कहाँ आ रहा है सर, डी ऑप्शन में आ रहा है। देखिएगा ये आपको तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किया होगा और वहां पे आपने क्या किया होगा, सभी टाइप की स्ट्रेसेस के बारे में जाना होगा और उनकी परमिसिबल वैल्यूज के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी की होगी। क्लियर है, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि फाइंड द यील्ड स्ट्रेस। आपको क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा निकालना है। आप सभी जानते हैं क्या होता है सर, लोड अपॉन एरिया होता है। अब देखिएगा जब हम यील्ड स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेस के लिए आपके पास क्या दिया गया है, यील्ड लोड दिया गया है। यील्ड के लिए आप सिग्मा वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी यील्ड लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बात करेंगे। यस सर। अब यील्ड लोड कितना दिया है सर, हमारे पास 5.5 टन दिया गया है, पूरा लिखिएगा, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया के लिए आपके पास क्या दिया है, रोड का डाया दे दिया है, और रोड का डाया कितना है सर हमारे पास, वो 13 mm है। तो यहां से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कुलर का, π/4 इंटू 13 का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डी दे दिया था कितना सर, 13 mm दे दिया था। तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 132.73 आएगा। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5.5 टन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया ऑफ रोड आ जाएगा 132.7326। ये वैल्यू आएगी किसमें सर, आपके पास mm में। ठीक है, तो देखिएगा क्या आंसर आएगा आपके पास, mm स्क्वायर में। एरिया आ गया ना, तो mm स्क्वायर, ये टन में है भाई, टन ये है mm स्क्वायर, पूरा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.5 डिवाइडेड बाय 132.7326। कितना है आपके पास, 0.004 टन mm स्क्वायर। टन के लिए मैंने टी ले लिया है भाई, mm स्क्वायर। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस आपके पास कैलकुलेट करके आ गया है, बिल्कुल सही। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो यील्ड स्ट्रेस कितना आ गया सर, 0.04 टी mm स्क्वायर, यानी कि बी इज द राइट आंसर आ गया। सिंपल सवाल है, देखिएगा आपके पास 9th स्टैंडर्ड का सवाल है, स्ट्रेस पूछा है। स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया होता है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी अगेन क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील। टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा टी निकालना है, तो आपके पास पता होना चाहिए लोड के लिए यहाँ पर लोड बाय एरिया। तो लोड के लिए आपके पास अल्टीमेट लोड दिया है वो एरिया के लिए आपके पास रोड का डाया दे दिया है, डाया आपके पास 18 mm दे दिया गया है। तो ग्रॉस एरिया आप निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं, या ग्रॉस एरिया बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा सर, π/4 इंटू 18 का स्क्वायर। 18 कितने होते हैं आपके पास, 324। कुछ इसी तरह से 0.7854 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आया सर यहाँ पर, 254। तो यहाँ से आपके पास 254.4696 mm स्क्वायर आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी, अल्टीमेट लोड कितना हुआ दिया है सर आपके पास, 9 टन डिवाइडेड बाय 254.4696 mm स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 254.4696 कितना आया सर आपके पास, 0.035। तो टेंसाइल स्ट्रेस आ गया 0.035 टन पर स्क्वायर mm स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शंस को मैच कीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, हमने इस तरह का कर भी चुके हैं। तो 0.035 टन स्क्वायर mm क्लियर है, यानी कि ए इज द राइट आंसर आ गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रप्चर। आपको क्या निकालनी है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रप्चर निकालना है। और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रप्चर्स को मैं किसके रिस्पेक्ट बात करता हूं सर, किससे रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता हूं सर, टीडीएन से रिप्रेजेंट करता हूं। टीडीएन क्या होता है सर, नेट एरिया को मल्टीप्लाई किया जाता, देखिएगा रप्चर है तो रप्चर क्यों उसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय करेंगे सर किससे सर, हम गामा M1।
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर से, दैट इज 0.9। तो मैंने आपको पहले भी बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम ग्रॉस यील्डिंग की बात करते हैं डियर, किसकी बात करते हैं, ग्रॉस यील्डिंग की बात करते हैं, तो वहां पे अगर हम बात करते हैं किसके रिस्पेक्ट बात की जाती है सर, यील्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। किसके रिस्पेक्ट बात की जाती है सर, आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और अगर सर हम बात करते हैं सर आपके रफ्चर की, ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं रफ्चर की, तो यहाँ पे और यील्ड नहीं रहती है, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है वो आपका गामा एम नॉट लिया जाता है, सॉरी रप्चर के रिस्पेक्ट गामा M1 लिया जाता है, और यहाँ पे गामा एम नॉट लिया जाता है। गामा एम नॉट की वैल्यू 1.10 और गामा 1.25, कुछ इस तरह से हम वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी दिया गया है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं सर 0.9 इंटू ए नेट, नेट एरिया कितना दे दिया है सर 100 दे दिया है, इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके पास 410 दे दिया गया है, डिवाइडेड बाय गामा M1 आपके पास 1.25 दे दिया गया है। क्लियर है, तो ये चीजें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास एरिया भी गिवन था, ठीक है, कितना दिया था सर 100 mm स्क्वायर, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दे दी गई थी, और पार्शियली सेफ्टी फैक्टर भी आपके पास दे दिया था। तो सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके कितना आता है यहाँ पर देखिएगा 0.9 इंटू 100 इंटू 410, तो कितना आया सर 369 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना आ गया सर 29520, यानी कि आपके पास 29520 न्यूटन आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेडियन की, किलो न्यूटन की, तो ये कितना आ जाएगा सर 29.52 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा ना डायरेक्ट, तो कितना आया 29.52 किलो न्यूटन। तो ये आ गया सर आपके पास रप्चर की स्ट्रेंथ 29.5 किलो न्यूटन। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये मैंने बता दिया है कि जब ग्रॉस यील्डिंग की बात करेंगे तो कौन सी स्ट्रेंथ आएगी सर, यील्ड स्ट्रेंथ, और कौन सा सर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आएगा, गामा एम नॉट, और जब हम रप्चर की बात करेंगे तो कौन सी स्ट्रेंथ आएगी आपके पास सर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और कौन से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करेंगे, गामा M1 की। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि ब्लॉक बाय शेयर एट एंड कनेक्शन ऑफ ए प्लेट इन वॉल्स। तो अगर हम बात करते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर की, तो कहां पर रजिस्ट किया जाता है सर, आपका टेंशन मेंबर में। तो इसमें क्या होता है, शेयर अलोंग टू प्लेन, टेंशन अलोंग टू प्लेन, देखिएगा टेंशन अलोंग टू प्लेन नहीं होगा, हालांकि शेयर प्लेन टू प्लेन होगा, बट टेंशन एक ही का ही होगा डियर। तो ये क्या हो गया सर आपके पास, फॉल्स हो गई है, तो पहली भी फॉल्स। दूसरा बुलाता है शेयर अलोंग वन प्लेन, टेंशन अलोंग टू प्लेन, देखिए शेयर आपका 2 होगा, टेंशन आपका 1 होगा, तो ये फॉल्स। शेयर अलोंग टू प्लेन एंड टेंशन अलोंग वन प्लेन, बिल्कुल सही, ट्रू हो गया है। शेयर अलोंग वन प्लेन, टेंशन अलोंग नहीं सर, फॉल्स हो गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, सी आपका राइट आंसर हो गया है, कि जो शेयर होगा वो आपका अलोंग टू प्लेन्स होगा, और टेंशन होगा वो आपका वन प्लेन होगा। क्लियर है, वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ मेन स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल स्टील की बात की जा रही है, और क्या बोला गया है, अंडर ए डायनामिक्स लोड। अंडर ए डायनामिक्स लोड का मतलब है कि वहां पर आपके पास या तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड कंसीडर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में मेरी परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मेन स्ट्रक्चरल स्टील की बात की जा रही है तो उस कंडीशन में वैल्यू आपकी 33.33% इतनी इंक्रीज होनी चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ रिवेटेड और बोल्ट कनेक्शंस में, तो उस कंडीशंस में आपकी वैल्यू 25% इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि व्हेन ए लोड इज ट्रांसफर टू वन सरफेस टू अनदर सरफेस, देखिएगा एक सरफेस में आपके कॉलम का बनाता हूं, और दूसरा सरफेस में आपका किसका बनाता हूं सर, फुटिंग का बनाता हूं। एक जनरल जो आपका प्रैक्टिकली फील्ड में आप जो देखते हैं, दूसरा मैंने क्या देख लिया है, आपका फुटिंग। तो ये सर मेरे पास कॉलम हो गया है, और ये सर मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया सर, फुटिंग हो गया है। सिंगल कॉलम के बेस को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम फुटिंग बोलते हैं, और जब आपके नंबर ऑफ कॉलम के बेस को प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं।
क्लियर है। अब देखिएगा, अगर मैं यहां से लोड का ट्रांसफर करवाऊंगा तो लोड कैसा रहेगा आपके पास, कंप्रेशन इन नेचर्स का रहेगा। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास दो सरफेस मीट हो रहे हैं, एक सरफेस तो आपका कॉलम का एंड का हो रहा है और दूसरा आपके पास फुटिंग के एंड का हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं डियर, उसी को बोला जाता है आपका बेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोला जाता है, बेयरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। बेयरिंग स्ट्रेस बोले कि जहां दो डिफरेंट सरफेस एंड टू एंड कनेक्ट हो, जैसे ये एक सरफेस और एक सरफेस एंड टू एंड कनेक्ट होंगे तो वहां पे क्या होगी, कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। तो दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इज नोन एज बियरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस नहीं सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। और राइट आंसर होना चाहिए इसका क्या सर, बियरिंग स्ट्रेस। तो इस तरह की स्ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं सर, बियरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, द डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील टाई। देखिएगा डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है आपसे किसका सर, स्टील टाई का पूछा जा रहा है। और अब सभी बोलेंगे सर ये टाई क्या, हमने अभी मैंने आपको बताया कि टाई क्या है सर, आपके पास टेंशन मेंबर। और अगर मैं बात करता हूं डिफ्लेक्शन ऑफ टेंशन मेंबर की, डिफ्लेक्शन ऑफ टेंशन मेंबर की शुड नॉट बी एक्सीड स्पैन बाय 325, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 325। कोई भी अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास जो डिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। L बाई 450, L बाई 400, L बाई 300 सर नहीं सर, L बाई 325। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, द नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स टू रजिस्ट द टेंशन एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन इज। किसके रिगार्डिंग बात करते हैं हम कि मिड सेक्शन के या रूट ऑफ द थ्रेड का, ए डिफरेंस ऑफ मिड सेक्शन एंड रूट ऑफ द। देखिएगा मिड सेक्शन तो नहीं होगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, रूट ऑफ द थ्रेड हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, गिवन ए इज इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। आपको क्या निकालना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर, यानी कि पी मैक्स आपको बताना है। पी हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर, तो क्या होता है आपके पास सर 0.85 इफेक्टिव एरिया इनटू यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस के लिए सिग्मा वाई। ठीक है, बट अगर मैं किसकी बात करता हूं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलो या मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलो, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम किसकी बात कर लेते हैं, अल्टीमेट ही लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर किसकी सर, टेंशन की। टेंशन की तो हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन में कितनी होती है सर आपके पास, ये होता है सर 1.70 इनटू इफेक्टिव एरिया इनटू सिग्मा एसी। ए क्या है आपके पास, इफेक्टिव एरिया ऑफ द कंप्रेशन मेंबर है, जबकि सिग्मा एसी क्या है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। क्लियर है, बिल्कुल। और अगर मैं बात करता हूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये देखिएगा पिच नहीं आपको याद होना चाहिए, पिच कर दोगे तो यहाँ पे आप पी मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताना है टेंशन में, और पी आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताना है किसमें सर, कंप्रेशन में। और उसी तरह से आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताना है शेयर की, अल्टीमेट स्ट्रेंथ शेयर, यूएस, यूएस लिख देते हैं हम इसको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ शेयर। शेयर के केस में भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो उस कंडीशंस में आपके पास कितनी होगी सर, ये हो जाएगी सर 0.55 ए इफेक्टिव एरिया आएगा इनटू आपके पास क्या आ जाएगा सर, एफ वाई आ जाएगा, ई एस इफेक्टिव एरिया ऑफ शेयर। एईएस का मतलब क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ शेयर। तो देखिएगा मैंने सब बता दिया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सर किसका, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन कितना रहता है सर आपके पास 0.85 एई इंटू सिग्मा वाई। तो आपको तो यही बताना है एई सिग्मा वाई इज द मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई होगा 0.85, तो आपका आंसर हो गया 0.85। अगर हम कंप्रेशन का देखते हैं तो 1.7 जी आपका फैक्टर रहेगा और अल्टीमेट का तो 0.55 रहेगा। क्लियर है, तो सारे फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्प्लाइसेस कवर एंड इट्स कनेक्शन इन ए टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन। देखिए अगर हम स्प्लाइसेस की बात करते हैं तो ये मैंने आपको डिस्कस भी करवा चुका हूं, और हमेशा स्प्लाइसेस का यूज आप एज ए टेंशन मेंबर करते हैं
क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी आपका मेन मेंबर होता है जैसे कि प्लेट, उस प्लेट में क्या हो सके सर, आपका टेंशन डेवलप्ड हो सके, और जब टेंशन डेवलप्ड होगा तो उसके रिगार्डिंग हम किसकी बात करेंगे, आपके नेट एरिया की बात करेंगे। तो स्प्लाइसिस कवर एंड इट्स कनेक्शन इन ए टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन टू डेवलप्ड नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कि वहां पर आपका नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेन मेंबर्स डेवलप्ड हो, कि जो मेन मेंबर्स आपने वहां पे प्रोवाइड किया है एज ए गसेट प्लेट, उसके अंदर क्या हो सर, आपका एज ए नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप्ड हो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। देखिएगा, मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस हमें यहाँ पे दो तरह से निकालता हूं सर। दो तरह से कौन सी, अभी मैंने बताई आपको। एक तो सर हम कैलकुलेट करते हैं आपके पास मैक्सिमम, और दूसरी हम कैलकुलेट करते हैं टाउ मैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक सर हम टाउ एवरेज कैलकुलेट करते हैं। टाउ एवरेज सर होता है 0.40 FY, और मैक्सिमम जो होता है सर 0.45 FY होता है। आज पूछा है मैक्सिमम, तो पुट कीजिएगा 0.45 FY। FY माइल्ड स्टील के लिए कितना रहेगा सर, 250, तो ये 250 हो गया है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12.5 मेगा पास्कल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया सर, टाउ सी मैक्स निकल के आ गया है। देखिएगा, तो टाउ सी मैक्स कितना आया सर, 112.5 मेगा पास्कल आ गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिएगा बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहाँ पे हम एक्सियली टेंशन, तो एक्सियली टेंशन के केस में वैल्यू कितनी थी सर आपके पास, सर ये 0.60 FY थी। और अगर हम बात करते हैं बेंडिंग इन टेंशन, तो बेंडिंग इन, वो टेंशन बोलो या कंप्रेशन बोलो, ठीक है, टेंशन या कंप्रेशन, कितनी थी सर आपके पास, 0.66 FY थी। तो यहाँ पे बेंडिंग इन स्ट्रेस अगर हम देखें, तो बेंडिंग इन स्ट्रेस कितना आ जाएगा सर आपके पास, सर ये आ जाएगा 0.66 FY। सॉल्व करो, 0.66 FY। FY क्या है हमारे पास, यील्ड स्ट्रेंथ, और माइल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है सर, 250। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर इसको किससे, 250 से। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर 0.66 मल्टीप्लाई बाय 250, तो कितना है आपके पास, 165। तो 165 मेगा पास्कल आ गया आपके पास। सिग्मा बी बोले तो बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 165 मेगा पास्कल आ गया है। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, एक्सियल का आपकी केस और आपको बेंडिंग का केस भी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि इन ए स्टील प्लेट विद बोल्टेड कनेक्शन। देखिएगा स्टील प्लेट है और उसमें क्या है, बोल्ट किया गया है। बोल्ट मतलब वो प्लेट क्या है, होल से अफेक्टेड है। अब जब वो प्लेट होल से अफेक्टेड है, तो यहाँ पे हम कौन सा एरिया की बात करेंगे सर, आपके पास नेट एरिया की बात करेंगे। और जो नेट एरिया होता है वो आपका सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स होता है डियर, आपके पास क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, तो यही बोला है सेक्शन इज मोड ऑफ फेलियर अंडर विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग, अंडर टेंशन रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, एक स्टील प्लेट 300 mm वाइड, देखिएगा विड्थ दे दी गई है, कितनी दे दी गई है सर, 300 mm दे दी गई है, और साथ में थिकनेस भी दे दिया है 10 mm दे दिया गया है। तो इससे तो आप एक फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रॉस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट, क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं इन दोनों ही पैरामीटर से। आगे बोला है रिविट ऑफ नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया दे दिया है रिविट का कितना सर, 16 mm। तो यहां से आप कोडल फ्रीजन लगाएंगे IS 800 2007, तो ग्रॉस डाया जो होगा मेरे पास वो D0 प्लस 1.5 mm होगा। बिल्कुल सर, कि जब हमारे पास डाया क्या हो, नॉमिनल डाया लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, तो वहां पे हमें कितनी क्लियरेंस देनी है, प्लस 1.5 mm की क्लियरेंस देनी है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो D0 कितना दिया गया है आपके पास सर, D0 दिया, D दिया है, अब D0 तो निकालना है ना, तो ये D हुआ आपके पास। ठीक है, D हमारे पास 16 प्लस 1.5, तो ये कितना आ गया 17.5। तो यहाँ पे जो D0 आ गया मेरे पास वो 17.5 mm आ गया है। सेकंड पैरामीटर आपने कैलकुलेट कर दिया है।
आगे बोला है व्हाट इज द नेट सेक्शनल एरिया, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए नेट के लिए इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट कर दीजिएगा, बी माइनस एन डी नॉट इन टू टी। अब देखिएगा विड्थ कितनी दी गई है सर, मेरे पास 300 दे दी गई है। विड्थ कितनी दे दी गई है सर, आपके पास 300 दे दी गई है। नंबर ऑफ होल आपके पास एक ही दिया है, दिया नहीं तो एक ही लेंगे आप, 1 इंटू डी नॉट 17.5 इंटू टी, आपके पास 10 दे दिया गया है। सॉल्व कीजिएगा, 300 माइनस 17.5, 300 माइनस 17.5 कितना आ रहा है सर आपके पास, 282.5। सॉल्व करेंगे 282.5 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 ही करेंगे भाई, यस सर। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर 28250 mm², ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा सर, ए नेट निकल के आ गया है। तो ए नेट 28250 ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता है सर, फर्स्ट तो आपके पास ज्यादा हो गया है, ठीक है, ये और ज्यादा हो गया है, ये भी आपके पास कम है, 26 कम है, 27 भी कम है, आपका आ रहा है 28250 नहीं 25 आ रहा है भाई, ठीक है। तो इसको मैं अगर अप्रोक्स करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2825 तो नहीं है, 2330 mm² हो सकता है, यस सर। तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर वो क्या हो गया सर, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, ए नेट आपसे पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लग एंगल्स। तो देखिएगा लग एंगल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लग एंगल्स क्या करता है आपके पास, इट इज द स्मॉल एंगल सेक्शन, एक स्मॉल एंगल सेक्शन है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, रिड्यूस द कनेक्शन जॉइंट्स, मतलब कनेक्शंस को कम करने के लिए करते हैं, या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ जॉइंट्स को क्या करता है, वो कम करता है। तो पहला बोला है द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन इज रिड्यूस, बिल्कुल सही सर, ट्रू है ये स्टेटमेंट आपके पास। सेकंड बोल रहा है बाय यूजिंग द लग एंगल्स देयर विल बी सेविंग इन द गसेट प्लेट, बिल्कुल सही, गसेट प्लेट का आपका सेव होगा, ट्रू। नेक्स्ट बोला है कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीज ड्यू टू द एडिशनल फास्टनर एंड एंगल रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही, कि अगर आप लग एंगल्स का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप वहां पे एडिशनल फास्टनर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब एडिशनल फास्टनर प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा आपके पास, कॉस्टली बनेगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है सर, ट्रू। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो गए सर, ट्रू। ऑल 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो 26 का जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास ए इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि ब्लॉक शेयर इन ए स्टील मेंबर अकर्स, शेयर एक्ट इन वन प्लेन्स एंड टेंशन एक्ट परपेंडिकुलर प्लेन, बिल्कुल, कितने प्लेन होते हैं, शेयर एक्ट इन 2 प्लेन्स पे एक्ट होता है, जबकि टेंशन जो होता है वो एक ही प्लेन के अगेंस्ट होता है, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भी देखिएगा आपके पास, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछा है, सर्शन और रीजन, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50, नहीं सर, अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो की बात करता हूं, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की इन केस ऑफ टेंशन, तो आपके पास शुड नॉट बी एक्सीड 400, वो 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 250 बोला है, तो असर्शन ही क्या हो गया सर हमारे पास, फॉल्स हो गया है। जब असर्शन ही फॉल्स हो गया है, ना तो आपका ए स्टेटमेंट हो सकता है, ना ही बी हो सकता है, और ना ही सर आपका सी हो सकता है, बसता आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास डी हो जाएगा, कि सर असर्शन तो आपका फॉल्स है बट रीजन आपका सही है। रीजन क्या बोल रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर इज ए स्टिफनेस क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द सेल्फ फिट, बिल्कुल सही। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, तो हम हमारा जो राइट आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ जाएगा सर, डी आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि एन इक्वल एंगल एरिया ए हैज बीन वेल्डेड वन साइड ऑफ गसेट प्लेट कैरीज ए टेंशन अलोंग द एक्सिस, देखिएगा एक्सिस द इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल, तो इफेक्टिव एरिया अगर मैं निकाल लूं ए नेट, तो ए नेट क्या होता है मेरे पास सर, A1 प्लस के टाइम्स A2 होता है। क्लियर है, यहाँ पे केस दिया गया है आपके पास, तो केस कैसा दिया गया है कि हमारे पास बोला गया है कि वेल्डेड ऑन वन साइड ऑफ गसेट प्लेट, वन साइड ऑफ गसेट प्लेट का मतलब क्या है कि सिंगल एंड कनेक्टेड इज वन लेग, सिंगल एंगल कनेक्टेड, सिंगल एंगल कनेक्टेड विद सिंगल लेग, कुछ इस तरह से उसने बोला गया है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिएगा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3 टाइम्स a1 बाई 3 टाइम्स a1 प्लस a2 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर। यस सर। अब देखिएगा उसने क्या बोला है, देखिएगा कि गसेट प्लेट एंड कैरीज द टेंशन अलोंग द एक्सिस, कि इक्वली है एंड इक्वल एंगल एरियाज। इक्वल एरिया एंगल्स का मतलब क्या है कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, आधा एरिया A1 ले रहा होगा तो आधा एरिया A2 ले रहा होगा, तभी तो इक्वल एरिया हुआ, यानी कि A बाई 2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे K की वैल्यू तो 3 मल्टीप्लाई बाई एरिया A1 A बाई 2 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 3 टाइम्स A1 एरिया बाई 2 प्लस A2 एरिया बाई 2। सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा सर, आपके पास 3 बाई 4 आ जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर, आपके पास 3 बाई 4 आ जाएगी। ठीक है। तो ए नेट जब मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो ए नेट क्या है मेरे पास, A1 प्लस के A2 है। क्लियर है? A1 क्या है सर मेरे पास, A बाई 2 प्लस के 3 बाई 4, A2 कितना है, A बाई 2। क्लियर है? कुछ इसी तरह से हमने सॉल्व किया। सॉल्व करेंगे a बाई 2 को तो ये हो जाएगा सर 0.5a प्लस 3/8। 3/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.375a आ जाएगा। सॉल्व किया हमने सर इसको, तो ये आपके पास 0.875a आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास a नेट किसके इक्वल आया सर, आपके पास ये आ जाएगा सर 0.875a। तो 0.875a आपको यहाँ पर निकालना था। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ 450 मेगापास्कल हैज बीन यूज्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना आपको, मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। मैक्सिमम अलाउबल को मैंने शॉर्टकट में लिखा है सर, शॉर्टकट में मत लिखिएगा, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। मैक्सिमम अलाउबल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सभी जानते हैं, चाहे वो हम टेंशन की बात करें चाहे कंप्रेशन, तो 0 पॉइंट क्या होता है आपके पास, 0.60 FY। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 0.60 FY। FY किसकी सर, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ कितनी दी है सर, 400 दी गई है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 240 मेगा पास्कल आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा था, तो राइट आंसर कितना आ गया सर हमारे पास, 240 मेगा पास्कल आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा फिर से न्यूमेरिकल आ गया है, और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में 2010 में भी और 1995 में भी सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन बोला है कि स्टील प्लेट की विड्थ दे दी गई है, बिल्कुल सही सर, विड्थ दे दी गई है आपके पास 300 mm दे दी गई है, और आपके पास क्या दे दी गई है, थिकनेस दे दी गई है सर 10 mm दे दी गई है, एंड रिविट ऑफ नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया 18 mm का दे दिया गया है, यानी कि डाया आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 25 mm है। तो यहाँ पे आप कितनी क्लियरेंस देंगे सर, 1.5 mm की क्लियरेंस देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा डी नॉट हो जाएगा वो d प्लस 1.5 mm रहेगा। यस सर। सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 1.5 तो कितना आ जाएगा सर, 19.5 mm रहेगा। यस सर। तो डी नॉट इज इक्वल टू 19.5 mm आ गया है। तो यहाँ से ये फंडामेंटल भी आपका क्लियर हुआ होगा, और ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे क्या बोला है, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, नेट सेक्शनल एरिया। देखिएगा यहाँ पे उसने एक नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट दिया है वो 18 mm का दिया है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिविट होल या नंबर ऑफ बोल्ट के पास एक होगा। तो यहाँ पे जो मैं ए नेट कैलकुलेट करूंगा तो ए नेट क्या आ जाएगा मेरे पास सर, बी माइनस एन डी नॉट इनटू थिकनेस। अब देखिएगा विड्थ कितना है सर मेरे पास, 300 है आपके पास, माइनस एन कितना है, एक होल है, डी नॉट कितना है सर 19.5 है, इनटू थिकनेस कितनी है सर मेरे पास 10 mm है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा 300 में से अगर आप 19.5 माइनस करोगे, 300 माइनस 19.5 तो कितना आएगा आपके पास, 280.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करके कितना आया है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिएगा, 2805 mm स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से आ गया सर मेरे पास ए नेट आ गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया सर 2805। तो देखिएगा 2805 कहां पे आ रहा है सर, आपका ऑप्शन बी में आ रहा है।
क्लियर है? तो इस तरह से जो हमारे इस पार्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन थे, हमने 30 प्लस जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, बहुत अच्छे थे। और एक क्वेश्चंस आपका कॉमन देखने को मिल रहा है, वो है आपके पास ए नेट कैलकुलेशंस। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ए नेट का कैलकुलेशंस करें तो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा डियर। और जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से जो मेरा सेकंड पार्ट था, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक डियर आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।